हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिसर्च के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर योर दिसंबर एग्जामिनेशन, राइट। क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चन भी है, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी है जो कि हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। आजकल जो यूजीसी नेट क्या कर रहे हैं, एनटीए क्या कर रहे हैं, दे आर आस्किंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपको करके जाने बहुत जरूरी हैं, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं हम कुछ करेंगे, अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है कि व्हाट इज नॉट अ रिसर्च। रिसर्च क्या नहीं है, क्या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिना विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। बिल्कुल, रिसर्च तो यही होती है कि ना कि हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं चीजों का, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एडवांस करना है नॉलेज को आगे बढ़ाना है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, तो ये रिसर्च का तो पार्ट है। सेकेंड इज इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट है टू स्टडी अ प्रॉब्लम, हम इसमें एक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स को डिराइव करने के लिए जो भी पॉलिसीज वगैरह बनती हैं, जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो उसके एंड में हम इम्प्लीकेशंस देते हैं। तो पॉलिसीज बनती है, प्रिंसिपल्स बनते हैं, तो वो रिसर्च से ही तो बनते हैं। तो मेन काम तो वन ऑफ द मतलब इंपॉर्टेंट काम तो यही है रिसर्च का। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगला हम पढ़ते हैं, research is based on common sense knowledge based on accumulated experiences and beliefs of people। ऐसा तो नहीं है जी, ऐसा तो नहीं होता है। रिसर्च क्या सिर्फ कॉमन सेंस नॉलेज पे टिकी हुई है? बिल्कुल भी नहीं ना। बेस्ड ऑन accumulated experience and belief of the people। ठीक है, हम सोशल साइंसेज में सोशल साइंसेज में लोगों के बिलीफ्स लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, बट उसको भी हम बाद में टेस्टिफाई करते हैं, राइट। उसको भी हम बाद में टेस्टिफाई करते हैं। तो सिर्फ लोगों के बिलीफ्स के ऊपर ही रिसर्च नहीं टिकी हुई है। तो थर्ड वाला पॉइंट तो नहीं है जी। हम फोर्थ वैसे ही पढ़ लेते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, तो ये बिल्कुल एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, की अब जो हमारी जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है ना, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस पे बेस्ड हैं? किस पे बेस्ड हैं? पहले पढ़ते हैं कि नीचे से पढ़ते हैं, बिलीफ्स ऑफ द पीपल। क्या लोगों के बिलीफ्स पे बेस्ड हैं? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है। जो हम साइंसेज में पढ़ते हैं, मान लो कि आप फिजिक्स में कुछ पीएचडी कर रहे हैं, मान लिया फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, या बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या वो बिलीफ्स ऑफ द पीपल पे चलने वाला है? नहीं, गलत बात है। प्रिजुडिस यानी कि भेदभाव पे, भेद भेदभाव पे चलने वाली है रिसर्च आपकी, प्रिजुडिस पे? नहीं, ये गलत बात है। अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, क्या लोगों के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है? ये भी गलत बात है। फर्स्ट क्या है कि वेरीफाइबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड। ठीक है, कि लोगों ने जो काम किया है, हम उसको दोबारा से काम को रीजनरेट कर सके, दोबारा से हम उसको उस एक्सपेरिमेंट को या फिर उस रिसर्च को दोबारा से कंडक्ट कर सके, प्रूफ दे सके, और उस काम को भी साइट किया जा सके। साइटेशंस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, मतलब अगली बार में पढ़ेंगे। हम उस काम को साइट भी कर सकें, तो क्या वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है? तो हाँ, बिल्कुल वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा पूछ रहा है एनटीए, तो प्लीज इनको छोड़कर मत जाना। राइट, क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं। फॉर द डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा सेट एक्स एंड वाई कोरिलेशंस, कोफिशिएंट between x and y, that is r, and standard deviation of x and y, that is standard deviation of x, standard deviation of y, are given below a and d। ये a and d में दे रखा है हमें, है ना। तो एस्टिमेट द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y फॉर ईच डाटा सेट एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कोवेरिएंस निकालना है बेस्ड ऑन दिस डाटा सेट, और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में
लगाना है। तो इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, सिर्फ इतना ही आप याद रख लेंगे, आपका ये आंसर निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? R इज इक्वल टू सी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इन्होंने हमें क्या निकालने के लिए बोला है? इन्होंने हमें बोला है कि आपको कोवेरियंस निकालना है बिटवीन x एंड y। ये कोवेरियंस ऑफ x एंड y है, x एंड y, ठीक है, कोवेरियंस है, ये r है। तो हमें सिंपली क्या करना है? हमें r दे रखा है, r दे रखा है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है। हमें क्या नहीं दे रखा है? हमें ये निकालना है ना? तो हम इसको निकालते हैं। अब एक सेकंड रुकिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो r है वो 0.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 8 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10 है। फॉर्मूला में पुट करो। r क्या है हमारे पास? r कैसे लिखते हैं? 0.5 लिखेंगे यहाँ पे, राइट। इक्वल्स टू में हमें कोवेरियंस निकालना है, डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 0.5 इंटू में 8 इंटू में 10 इज इक्वल टू c। कोवेरियंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? काटो इसको, 5/10 करो इसको, ठीक है। 10 से 10 कट गया, क्या आ गया हमारे पास? ये फर्स्ट का हमारे पास कोवेरियंस क्या आ गया है? 40। ऐसे करके हम सारे निकालते हैं। चलो फटाफट से निकालते हैं, 2 मिनट लगेंगे। सिंपल मैं सीधा फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? 4/7 इंटू में 7 इंटू में 9, 7 से 60 कट गया, 9 4 जा, इसका क्या आ गया? 36, ठीक है, कोवेरियंस आ गया। तीसरे का पुट करता हूं मैं, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? सी निकालना है, इसको काटो, लिखो 10, 5 1 5, 5 2 10, 6 7 6 जा, 6 7 जा, कितना आ गया ये हमारा? 42 आ गया। और लास्ट में लास्ट वाला क्या कह रहा है हमारे पास? 19/42 इंटू में 14 इंटू में 6, इसको काटो, 3 पे कटेगा, 2, ये आ गया हमारे पास 38। अब इसको सेंडिंग में लगाना है। सबसे छोटा कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा कौन सा है? बी है। 36 इज द स्मॉलेस्ट, राइट। बी। उससे बड़ा कौन सा है? डी। उससे बड़ा कौन सा है? ए। उससे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सी है, राइट। सी सबसे बड़ा है। बी डी ए सी, बी डी ए सी ऑप्शन में दे रखा है। दिस इज द आंसर। फॉर्मूला क्या याद रखना है? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसको याद रखना, इससे आपका आंसर निकलेगा। 2 मिनट की बात है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा। आपको ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर अगर आपका है तो हो जाएगा। पहले तो हम समझते हैं कि हाइपोथेसिस क्या होती है। ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट है, टेस्टेबल स्टेटमेंट है, जो कि क्या है? अभी टेंटेटिव है, ये अभी प्रूव्ड नहीं है। बट इस स्टेटमेंट को लिख के हम ना बोल रहे हैं कि वी वांट टू प्रूव समथिंग। हम बोलते हैं कि हाँ, ये चीज में रिलेशनशिप है, इन दो चीजों में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है। सबसे पहले एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। एक होती है हमारी ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसको हम लिखते हैं H0 से, इसको हम लिखते हैं H1 से, HA से भी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं इनको। ऑलराइट, तो भी ये तो होगा हाइपोथेसिस के बारे में। भी कह रहे हैं कि आपको हाइपोथेसिस अगर सेट करनी है तो क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे है कि इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली। सेकंड बोल रहा है कि इट शुड डिस्क्राइब मेनी इश्यूज। थर्ड बोल रहा है इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच इज रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश। चौथा बोल रहा है इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। एंड पांचवा बोल रहा है इट शुड बी इंपेरिकली टेस्टेबल वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो इसको ना सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व किया जा सकता है, और वो कैसे? अगर आप एक को एलिमिनेट कर दोगे, कौन सा एलिमिनेट करोगे? हम बी वाला एलिमिनेट कर देंगे। बी वाला एलिमिनेट क्यों करेंगे? क्योंकि जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो ना, तो वो रिलेशनशिप बताता है आपके दो, उसके अंदर दो वेरिएबल्स के अंदर, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और एक डिपेंडेंट। इन दो वेरिएबल के बीच में ना रिलेशनशिप बताता है।
राइट। तो सिर्फ एक ही इशू को हम स्टेट करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज को स्टेट नहीं करेंगे, तो हम बी को एलिमिनेट करते हैं। और अगर हम बी को एलिमिनेट करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन निकल गए हैं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, तो हम आंसर क्या आ गया, 3। 1 सेकंड लगा सॉल्व करने में। अब बाकी हम वैसे पढ़ लेते कि इट शुड बी इंपेरिकल टेस्टेबल वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बिल्कुल टेस्टेबल होने चाहिए। हम इसके बल हम जितने भी रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हाइपोथेसिस एनालिसिस करते हैं, हम सर क्यों करते हैं, हम टेस्ट ही तो करना चाहते हैं उनको। ठीक है, ये भी ठीक है। इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज। एक एग्जांपल देता हूँ, हम हाइपोथेसिस का क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि देयर इज, हम ये लिख देते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन कॉफी एंड प्रोडक्टिविटी। कॉफी एंड प्रोडक्टिविटी। अब क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल है, एक हमारे पास कॉफी एक वेरिएबल है, एक हमारे पास प्रोडक्टिविटी वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है कि मैं कितनी कॉफी पीऊंगा कि जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी पे फर्क आएगा, कितना फर्क आ सकता है ना। ये रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसको, ये जो मैंने बनाई है ना, ये तो मैं बता रहा हूं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, मैं बता रहा हूं, तो ये कौन सी है, ये HA है। ठीक है। और इसकी जो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, है ना। ये ऐसे हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ऑलराइट। तो अब ये सिर्फ एक ही इशू को हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, बिल्कुल एक ही इशू कर रहे हैं, एक ही है ना, कॉफी एंड प्रोडक्टिविटी में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्या मैनी इश्यूज हैं इसके अंदर, नहीं। तो बी को आप एलिमिनेट करिए। ऑलराइट, तो हमारा सी आंसर इससे निकल आता है। आई होप समझ आया होगा वाला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन साइंटिफिक रिसर्च। इन सब में से कौन सा एक स्टेप नहीं है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं फटाफट से। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है, देर इज एन एंडिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस विच द प्रोसेस कॉन्स्टेंटली बीइंग नोट रिपीटेड विद डिक्रीजिंग रिफाइनमेंट। लो, पहला ऑप्शन ही है वो गलत है। वो कह रहे कौन सा स्टेप नहीं है, तो ये स्टेप नहीं है। वो कह रहे कि जो आपका ये ना साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि जो आपका जो साइंस है ना, वो खत्म हो जाएगा एक पॉइंट के बाद आके। क्या साइंस का एक्सपर्ट कभी खत्म हो सकता है? आज तक भी जो रिसर्चर्स हैं, जो मतलब साइंटिफिक स्टडीज कर रहे हैं, वो एक ही चीज को इतना स्टडी करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, फिर भी उनके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म होने को आ ही नहीं रहे हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं खत्म, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। इस कारण से वो एंडिंग तो है ही नहीं। इट इज अ नेवर एंडिंग एस्पेक्ट, एक्चुअली नेवर एंडिंग एस्पेक्ट। ठीक है। द प्रोसेस कॉन्स्टेंटली बीइंग नोट रिपीटेड, गलत लिखा हुआ है ना। अगला पढ़ते हैं, कोजल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट एंड फिनोमिना। बिल्कुल हम कोज ही तो चेक कर रहे हैं। मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि आप वो करते हैं, रिलेशनशिप बता रहे हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, तो आप बताइए ना, कोज ही तो चेक कर रहे हो ना, कोज चेक कर रहे हो, कोजल है, करेक्ट है कि कॉफी से प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क आएगा, हम कोर्स चेक कर रहे हैं, राइट। तीसरा है वंडर क्यूरियोसिटी अबाउट हाउ वाई व्हाट। हम जो एक रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो हमारा मेन क्वेश्चन ही इसमें हम यही आंसर करते हैं कि हाउ वाई एंड व्हाट, यही आंसर होते हैं। तो ये भी रिसर्च का एक वो है। फोर्थ है हाइपोथेसिस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हमारा तो पिछला क्वेश्चन है हाइपोथेसिस पे था कि हाइपोथेसिस तो होती ही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसको याद रखना है, भूल मत जाना, इजी है। अगला आ गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज नॉर्मेटिव रिसर्च। सबसे पहले तो समझो कि नॉर्मेटिव रिसर्च क्या होती है। नॉर्मेटिव जो रिसर्च है, इस पे जो वर्ड बना हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, दैट इज नोम्स, राइट। अब नोम्स क्या होते हैं, नोम्स क्या होते हैं, जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं, जब हम सोसाइटी के थ्रू जब नॉर्म्स बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, वो होता है हमारे नॉर्म। यानी कि हम चाहते हैं कि कुछ हो जाए, हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में रिसर्च चली जाए। आप मतलब ये समझ लो, आप ये मान के चलो कि आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट्स है ना, वो वही आए जो आप चाह रहे हैं, वो नहीं कि आप एक एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं और उससे आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। नहीं, नॉर्मेटिव रिसर्च का मतलब है आप चाहते हैं कि ऐसा हो ही जाए, राइट। आई होप समझ आएगा कि आप इसके अंदर एस्पेक्ट्स ले सकते हैं, कल्चर के रिलीजन के, सोसाइटी के, एथिक्स के, ये आप एस्पेक्ट्स इसमें से उठा सकते हैं। ठीक है। तो हम एक ऑप्शन पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव रिसर्च प्रोसीड फ्रॉम एविडेंस टू कंक्लूजन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कुछ करना, हम एविडेंस से कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे। सेकंड पढ़ते हैं, नॉर्मेटिव रिसर्च रेजेस द इशू इन सच अ वे दैट द कंक्लूजन इज इम्प्लाइड। हम पहले ही चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, हम
उठाएंगे ही इशू की, उसी वे में इशू उठाएंगे कि जो कंक्लूजन है वो हमारा इंप्लाइड रहे, हम यहीं तो पहुंचना चाहते हैं। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नॉर्मेटिव रिसर्च का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचना खुद से चाहते हैं पहले ही। आप एविडेंस से कंक्लूजन पे नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ऑलरेडी आप यही कंक्लूजन पे पहुंचे, तो आप उठाएंगे ही ऐसे इशू को। ठीक है, आई होप समझ आएगा। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। ऑलराइट, ऑलराइट। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये फिर से एक वो क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो, वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू में क्या, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर रहा हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय में मीन इनटू में 100, दैट्स इट। इससे आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें दे नहीं रखा है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट का देखते हैं। क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 14, मीन क्या है 60, इनटू में 100 करो। ठीक है, ये काटो, इसको कितना आ गया 3, 420 पे काटा, 20 पे काटा ना हमने, ये कितना आ गया, ये 5 पे कटेगा, ये 5 पे ना, 5 4 जा 22, 70/3 लिखो इसको सिंपल। सॉल्व आप करके बताएंगे, इसका कमेंट सेक्शन में कौन सा बताना क्या है। फर्स्ट का क्या है 70/3, सेकंड क्या है, सेकंड का क्या बनेगा हमारे पास 16 डिवाइड बाय में 70 इंटू में 100, काटो इसको। सेकंड लिखो 160/7, है ना। थर्ड क्या आएगा हमारे पास 5/80 इंटू में 100, 4 5। थर्ड लिख रहा हूं मैं 20/4 आ गया, है ना, 25/4, करेक्ट, यही है, 5 4, हाँ। और फोर्थ लिख रहा हूं मैं अपना 4/में 90 इंटू में 100, इसको, राइट। ये कितना आ गया 40/9, 40/9, ये मैंने लिख दिया है। इसको सॉल्व करो और फिर इसको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आंसर इसका बताने वाले हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ ताकि देख पाए आप दोबारा से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय में मीन इनटू में 100। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब आगे हम। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द स्टेजेस विच मे फॉर्म पार्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन, कि आप किस तरह से एक रिसर्च प्रपोजल को बनाएंगे, आउटलाइन क्या रहेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डाटा फैब्रिकेशन। लो सबसे पहले वाला ए को तो निकाल ही दो, ए को निकाल के खत्म करो कहानी को। क्या क्या डाटा फैब्रिकेट करना क्या होता है, कि आप जो आपके पास जो डाटा आया हुआ है ना, आप उसमें कुछ घपले कर रहे हो, आप अपना डाटा खुद से ही बनाए जा रहे हो, है ना, दैट इज डाटा फैब्रिकेशन। तो क्या जब आप प्रपोजल बनाएंगे कि उसमें अपना डाटा, आप पहली बात तो हम डाटा उसमें डालते ही नहीं है, रिसर्च प्रपोजल के अंदर तो हमारा डाटा थोड़ा ना डलेगा। तो पहले तो वही बात गलत हो गई, अब डाटा कहां से आ गया, डाटा नहीं आएगा, ऑलराइट। और उसके बाद कह रहे हो कि डाटा फैब्रिकेट करना है, डाटा फैब्रिकेट करना तो बहुत गलत बात है, वो ये मतलब अनएथिकल चीज है। ऑलराइट, तो ए तो निकाल ही दो। किन किन आंसर में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप मेथोलॉजी पार्ट डालते हो, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आप ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हो, प्रॉब्लम को सेट करते हो, ये सब तो आएगा ही आएगा, क्या नहीं आएगा, डाटा फैब्रिकेशन, ठीक है। तो इसके कारण आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो देखो भाई वो है अपना रटने वाली बात ही है। इसका आंसर नंबर 1 है, 1 है, ठीक है। इसको देखकर जाना, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है, डी का 1 है। इसको रटना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई चारा और नहीं है, ठीक। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है। व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? अब वो पूछ रहे हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। नाम में ही देखो, वी आर, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास, अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसके इसके उस फिनोमिना के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन कम है, तभी तो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो।
अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में कम होगी, तब भी तो आप एक्सप्लोर करने निकलोगे ना उस जगह को, है ना। तो वो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट डिस्क्राइब सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट, सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। द रिसर्चर ऑब्जर्व स्टडीज देन डिस्क्राइब व्हाट ही डिड फाइंड आउट। ये तो कहीं से भी नहीं है, ये तो कह रहे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये तो ऑब्जर्वेशनल लग रहा है मुझे, ऑब्जर्वेशनल। एक्सप्लोरेटरी तो नहीं है ये। एक सेकंड रुकिए। राइट, तो एक्सप्लोरेटरी तो नहीं है ये। सेकंड क्या है, इट स्टडी सब्जेक्ट अबाउट विच ईदर नो इंफॉर्मेशन और लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तभी आप एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। लो भाई, आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। समझे बात को, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो तभी वो एक्सप्लोरेटरी। आगे पढ़ लेते हैं कि इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सोशल फिनोमिना डिस्क्राइबिंग द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ क्राइम्स कमिटेड बाय फीमेल्स इन इंडिया इज वन एस्पेक्ट ऑफ फीमेल क्राइम, बट व्हाई डू दे कमिट दिस क्राइम इज एक्सप्लानेटरी एस्पेक्ट। यहां तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि एक्सप्लानेटरी है, ठीक है, थ्री तो नहीं हो सकता। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस, ऐसा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। सोचना ही नहीं पड़ा हमें, सोचना ही नहीं पड़ा। ठीक, लो, ये वाला जो है ना, फिर से मतलब ये एक ही पेपर के क्वेश्चन है, चेंज भी नहीं है। देखो, व्हाट इज एक्सप्लानेटरी, आपको वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। जब हम एक जो फिनोमेना हो जाता है ना, जब एक फिनोमेना ऑलरेडी घट चुका है, नाउ यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, राइट, नाउ यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, दैट इज एक्सप्लानेटरी। तो सबसे पहले क्या लिखा, इट स्टडी सब्जेक्ट विच नो इन्फॉर्मेशन, ये तो एक्सप्लोरेटरी हो गया। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरेटरी तो नहीं करना हमें। सेकंड कौन सा, इट डिस्क्राइब सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट्स बाय द रिसर्चर ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशनल हो गया। ऑब्जर्वेशनल हो गया, आप यू आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग, ऑब्जर्व करके आप कुछ डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड इज इट एक्सप्लेन सोशल फिनोमिना, कॉजेज ऑफ सोशल फिनोमिना। explain, you are trying to explain, right, describing the magnitude, this is crime is explanatory aspect। इन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, ऑप्शन में ही आंसर दे दिया है, थ्री। और फिर ये कॉमन सेंस वाली बात आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 को आप करेक्ट करके आएंगे, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, राइट। इन्होंने शुरू में बता दिया है कि इट एक्सप्लेन्स, राइट, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में मीन इनटू में 100, राइट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है हमारे पास, पहले पहले उसमें 40/9 है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारे पास, 4 है। नीचे हमारे पास m है, यहाँ पे हमारे पास 100 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4 इंटू में 100 इंटू में 9 डिवाइड बाय में 40, राइट। पहले का क्या आ गया है, 90, ठीक है, पहले का मीन 90 आ गया है। वही पिछले वाले फॉर्मूला से सॉल्व किया हमने, यहाँ पे हमें मीन नहीं दिया हुआ इस बार, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, और हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहले के वाले का मीन क्या आ गया है, 90, सेकंड वाला निकाल लो, 6.25 इज इक्वल टू 5 अपॉन में मीन इंटू में 100, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, मीन इज इक्वल टू 5 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 6.25, है ना। वही वही काटो पिटोगे ना इसको, फिर आपका इससे आंसर निकल ही आएगा। एक बार इसको थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 100 लिखो, आप काटोगे तो आपका इसका आंसर निकल आएगा। चलो हम एक बार अगला सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन है वाली। थर्ड क्या है हमारे पास, 70/3 इज इक्वल टू में 14 बाय में m इंटू में 100, वही मैं फॉर्मूला में पुट किया, कुछ भी नहीं किया है। तो 70/3, ये इधर आ गया हमारे पास, है ना। मीन मीन इधर आ गया है, मीन इज इक्वल टू 14 इंटू में 3 इंटू में 100, ये 3 इधर चला गया ना, और 70 आ गया नीचे। ये शायद 1, ये शायद 5 पे कटता है, 5 1, ये आ गया 20, ये क्या आ गया, इसका हमारे पास 60 आ गया, ठीक है, 60 हमारे पास मीन आ गया, 20 इंटू 3। लास्ट कौन सा है, 160 डिवाइड बाय में 7 इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 16 अपॉन में m इंटू में 100। करो इसको सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यार, दोबारा लिखते हैं, तो सीधा ही लिख देते हैं ना अपन। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, 160 डिवाइड बाय में 7 इज इक्वल टू में 16 डिवाइड बाय में m इंटू में 100,
अब लिखना है इसको m इज इक्वल टू 16 इंटू में 7 इंटू में 100 डिवाइड बाय में 160 कट गए 10 पे 10 क्या आ गया 70। ठीक है, इसको सॉल्व करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आंसर इसका आ रहा है। इसको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ऑलराइट, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगाना है और मुझे इसका आंसर आपने बताना है। ठीक है, मैं दोबारा से फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए क्या करना है। आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, ठीक। उसके बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म फॉर द रिसर्चर हु प्लेजराइजेज। रिस्क ऑफ प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने किसी का काम उठाकर और अपना नाम दे दिया उसके अंदर कि ये काम मैंने किया था। दिस इज द केस ऑफ प्लेजरिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लेजरिज्म का। ठीक है, इसको करके जाना है सारा का सारा। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या आंसर है पहले हम वो देखते हैं। लूजिंग ऑफ द इंस्पिरेशन, क्या आप किसी का काम प्लेजराइज करोगे, क्या आपकी इंस्पिरेशन चली जाएगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लूजिंग ऑफ द ऑब्टेन्ड टाइटल्स, आपके टाइटल्स जरूर जा सकते हैं अगर आपने किसी का काम उठाया है, क्योंकि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अनएथिकल काम है, आप नहीं कर सकते हैं प्लेजरिज्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्टेन्ड सॉल्यूशंस, आपने डाटा उठाया उससे सॉल्यूशंस निकाले, क्या वो भी चले जाएंगे? सॉल्यूशन थोड़े चले जाएंगे, सॉल्यूशंस तो बन चुके हैं, तो ये तो रहेंगे। डिस्ट्रॉइंग ऑफ द पब्लिक इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप प्लेजराइज करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपकी पब्लिक इमेज डाउन हो जाती है रिसर्च कम्युनिटी में, है ना। तो आंसर क्या आएगा? बी एंड डी ऑप्शन है, थ्री। थ्री इज द आंसर। ठीक है, समझ आया? अब चलते हैं हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, इस सेशन के एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद पहली बार देखा और जब मेरे को सॉल्व करने में खुद टाइम लग गया था, है ना। तो ये भी कह रहे हैं हमारे पास ना हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन मीन दे रखा है और दे रखा है हमें ये, राइट। तो हमें क्या निकालना है, हमें मैच करना है कि इसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन मीन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आने वाला है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, दिस इक्वल टू में 1/n एक्स स्क्वायर माइनस में मीन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। याद रखना है इसको कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस इक्वल टू में 1/n एक्स स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से ही निकलेगा आंसर और आपका कहीं कैसे भी निकलने वाला नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये सारे फाइंड करने हैं, ये सारे फाइंड करने हैं, यानी कि हमें तो ये फाइंड करना है, हमें इससे फाइंड करना पड़ेगा। क्या हमें ये दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। इसको इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर हम ये लिख देंगे, इसको अगर हम 1/n एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखेंगे तो एक ही बात है ना, हमने यहां से इसका स्क्वायर निकाल के यहां से इसका रूट कर दिया, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, राइट। दिस इज इक्वल टू में पहले वाले किसी वो पुट करता हूं मैं, 1/n स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है ना, स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 117 माइनस में 9। अब हमारे पास ये u दे रखा है, मीन दे रखा है ना, ये दे रखा है, इसका स्क्वायर नहीं कर रखा है, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 117 माइनस में 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 अंडर रूट में है ये, क्या आ गया ये, अंडर रूट में 117 में से 81 के कितने बचते हैं, बचेंगे 36। क्या आ गया, 6 आ गया, 6 ऑप्शन में है, ए का 3 मैच करो, ए का 3 मैच हो गया। अगला वाला देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन दोबारा से इसको ऐसे डालो, अंडर रूट में लिखना है, सिंपल लिखो इसका। 200 हमें दे रखा है इसकी वैल्यू, 200 हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ना। माइनस में u लिखना है, u मीन, मीन हमारे पास 10 है, उसका हमें स्क्वायर लिखना है यार, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो। सो ये क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया, 10 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी का 1। और आंसर तो हमारा इससे ही आ गया है वैसे तो, 3 इज दी आंसर, ए का 1 बी का, ए का 3 बी का 1। हम फिर भी अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अंडर रूट 202 माइनस में 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। तो करो माइनस, कितना आ गया ये, एक, और कितना आ गया ये, एक 81, 81 आ गया ना, कितना आ गया, 9 आ गया, 9 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सी का 4, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। चलो फिर भी सॉल्व करते हैं हम। कितना दे रखा है, 160 माइनस में
कितना 144 होगा ना, 144 होगा, माइनस करो इसको, कितना आ गया 6 1 4, दिस इज द आंसर। तो आज हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को दोबारा से देख लेना अगर कुछ भी ना समझ आया हो, और अगर समझ कुछ एक्स्ट्रा समझना है, कुछ भी आपको चाहते हैं कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ पाएं या कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे, कि किस नाम से, मैनेजमेंट मैनेजमेंट बाय निशांत। आप मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हैं कुछ भी आपको, अगर आप समझ ना आ रहा तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय।